हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू कर रहे थे, चैप्टर 8 तक हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम अपना करेंगे चैप्टर नंबर 9, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, आप लोगों की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। क्या पता इसी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की एक डेफिनेशन दी है, किसके बेसिस पे दी है ये बताना है इसमें हमें। आपने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन दी है किसके बेसिस पे दी है, बताइए। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे दी है, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट के बेसिस पे दी है, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है, या बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही इसके आंसर हैं, दोनों के बेसिस पे दी है। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने डेफिनेशन दी है वो किसके बेसिस पे दी है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे दी है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ए। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है माइक्रो एंटरप्राइजेज आर दोज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड रुपीज़ डैश। हम 3 एंटरप्राइजेज के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तीनों की लिमिट बता रखी है हमें, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की ये लिमिट पूछ रहा है कि किस लिमिट से आगे नहीं जाती इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, बताइए। फर्स्ट हमारा 5 लाख से आगे नहीं जाती, या फिर 15 लाख से आगे नहीं जाती, या फिर 20 लाख से आगे नहीं जाती, या फिर 25 लाख से आगे नहीं जाती। बताइए किससे एक्सीड नहीं होती, 25 लाख से एक्सीड नहीं होती है। तो आंसर हो गया सेकेंड का डी। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। डैश आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज को हम रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। क्या वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती है, या फिर फूड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर नन ऑफ द अबव होती हैं। अगर बात देखी जाए रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जब आप कॉटेज इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो थर्ड का हो गया सी। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया। कोई इंडस्ट्री रूरल एरिया में लोकेटेड है जो कि प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूसेस एनी गुड रेंड और एनी सर्विसेज विद और विदाउट यूज ऑफ पावर इज नोन एज। कौन सी इंडस्ट्री है जो रूरल एरिया में लोकेटेड है और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद और विदाउट पावर के यूज़ करके और बिना यूज़ करे, वो कौन सी इंडस्ट्री है बताइए, जो कि रूरल एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर टाउन इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर सिटी इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर देखा जाए इन्होंने तो रूरल के बारे में पूछ रखा है, रूरल इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली है, कौन सी इंडस्ट्री होगी आपकी, विलेज इंडस्ट्री। तो फोर्थ का हो गया डी। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है नेम द इंस्टीट्यूशन विच वॉज सेटअप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। कौन से 1982 में हमारा सेटअप हुआ था, किसके लिए, इंटीग्रेटेड रूरल को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन हुआ था। ये सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं, आपको पहले इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर इसका दे पाएंगे। तो ए है हमारा RSBDC, या फिर NABARD NABARD, या फिर RWED, या फिर नन ऑफ द अबव। पहले इसकी फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है इसकी फुल फॉर्म। अगर मैं RSBDC की बात करूं तो RSBDC की फुल फॉर्म है हमारी द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। अगर हम NABARD की बात करें तो NABARD की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम RWED की बात करें तो RWED है हमारा रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बताइए इन तीनों में से कोई आंसर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। 1982 में जो हमारा सेटअप हुआ था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो हुआ था NABARD, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ओके, तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इन इंडिया द विलेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। द सेक्टर हैज़ डैश सब ग्रुप। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब ये जो सेक्टर है इसमें डैश सब ग्रुप हैं। बाकी के सब ग्रुप कितने हैं बताइए, कितने सब ग्रुप हैं, 10 है, या फिर 8 हैं, या फिर 11 है, या फिर 5 हैं, कितने सब ग्रुप हैं हमारे इसके।
हमने पढ़े हैं जो ट्रेडिशनल हैं उसमें 6 हैं और मॉडर्न में 2 हैं। अगर टोटल देखा जाए तो कितने सब ग्रुप हैं हमारे? 8 सब ग्रुप हैं। आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा ये। ओके, 6 का आंसर हो गया बी। अब 7th की बात कर लेते हैं। अब इसका जो सब डिवीजन है वो किस तरीके से हुआ है 7th, उसके बेसिस पे है क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज? मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर कौन सा आता है बताइए? खादी आता है या हैंडीक्राफ्ट आता है या पावर लूम्स आता है या फिर क्वायर आता है? अगर बात करी जाए खादी, हैंडीक्राफ्ट और क्वायर की, तो ये सारे क्या है हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। जो मॉडर्न के अंदर आता है वो आता है हमारा पावर लूम्स। तो 7th का आंसर हो गया सी। अब 8th की बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्मॉल बिजनेस आर हेल्पफुल टू जनरेट। जो स्मॉल बिजनेस है किसके लिए हेल्पफुल है? क्या जनरेट करा था उसने? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी थी या फिर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ को जनरेट किया था या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं किया था या फिर बोथ ऑफ द अबव किया था? अगर देखें स्मॉल बिजनेस के बारे में, अगर जैसे छोटे छोटे बिजनेस खोले तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, और छोटे बिजनेस खुलने की वजह से बाकी बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके का कंपटीशन आ गया था। तो देखा जाए तो स्मॉल बिजनेस ने क्या जनरेट करी हैं? दोनों ही चीज़ें जनरेट करी हैं। तो इसका आंसर हो गया बोथ ऑफ द अबव। 8th का हो गया डी। अब 9th की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज शेयर डज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव इन द टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट इन द कंट्री? क्या परसेंटेज हमारा, कितना शेयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दिया गया है टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर? वट परसेंटेज शेयर डज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कितना परसेंटेज शेयर दिया गया है टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर, कंट्री के अंदर? बताइए कितना दिया गया है? 100% दिया गया है या फिर 95% दिया गया है? अगर 50% दिया गया है या फिर 75% दिया गया? अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करी जाए तो उसको कितना परसेंट दिया गया है? 95% दिया गया है। पूरी टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट में से कंट्री की 95% हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को परसेंटेज शेयर दिया गया है। तो 9th का हो गया हमारा बी। अब 10th की बात कर लेते हैं। विच प्रॉब्लम इज फेस बाय द स्मॉल बिजनेस? स्मॉल बिजनेस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेस के लिए थोड़ी सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है क्या, या फिर लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस है, या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, या ऑल ऑफ दीज है? ऑब्वियस है, स्मॉल बिजनेस है तो टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ता है, एडुकेट फाइनेंस भी नहीं मिल पाता है इन्हें, और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हो जाती है स्मॉल बिजनेस को। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। 10th का हो गया डी। अब 11th की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्सपेंड RSBDC। ये क्या है हमारा? RSBDC जो है ये हमने प्रिवेंटिव मेजर्स करे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या दिया है? असिस्टेंस दी है। जो प्रॉब्लम आई है ना स्मॉल बिजनेस को, किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको असिस्टेंस दी है, उसका एक पार्ट है RSBDC। ओके, वो असिस्टेंस का पार्ट है। जो भी उन्होंने प्रोग्राम वगैरह चलाए थे वो सारे थे हमारे। RSBDC को आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अब ये भी हमारे क्या है? असिस्टेंस है, गवर्नमेंट की असिस्टेंस थी जो कि हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस को मिली थी। तो एक RSBDC क्या है हमारा? राष्ट्रीय स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर रूरल स्मॉल बैंक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है, या फिर नन ऑफ द अबव? अगर RSBDC की बात करी जाए तो क्या है ये? सी, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर था हमारा, जो कि गवर्नमेंट ने असिस्टेंस खोली थी ये। 11th का हो गया सी। अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स वॉज लॉन्च्ड ऑन। जो हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस में एक DICS भी पढ़ा था, वो कब लॉन्च हुआ है? ए, ऑन September 1, 1978, या फिर बी, ऑन 15 अगस्त 1978, या फिर सी, ऑन May 1, 1978, या फिर डी, ऑन July 1, 1978? अगर आप DICS की बात करेंगे तो वो कब लॉन्च हुआ है? 1 मई 1978। तो 12th का आंसर हो गया सी। अब 13th की बात कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो कि इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइज की है? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर रेलवे इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं? बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करता है? हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या करता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करता है। तो 13 का हो गया ए। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड February 17, 2017 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक नोटिफिकेशन आई थी 17 फरवरी 2017 को, जो कि किसने इशू करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने करी थी। स्टार्टअप मीन्स आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, नया टॉपिक आया है आपके लिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है, ठीक है। अब उसमें जो स्टार्टअप की बात की गई है, स्टार्टअप का मीनिंग बताया गया है, उसमें बताइए क्या सही है?
एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, जो नई डेफिनेशन आई है आपकी इंडिया स्टार्टअप के अंदर, वो क्या आई है कि एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, जो एनुअल टर्नओवर है हमारी वो कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कितने करोड़ रुपीस एक्सीड नहीं करनी चाहिए प्रीसीडिंग ईयर में, बताइए। 20 करोड़ नहीं करनी चाहिए, या 25 करोड़ नहीं करनी चाहिए, या 30 करोड़ नहीं करनी चाहिए, या फिर 35 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर है 25 करोड़, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जब आप इंडिया स्टार्टअप इंडिया पढ़ेंगे, जब आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो 14 का आंसर हो गया आपका बी। अब 15 की बात कर लेते हैं। अब पेटेंट ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर ऑफ अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, जो पेटेंट की वैलिडिटी है, जो वो राइट देता है एक इन्वेंटर को, वो कितने सालों का राइट देता है, यानी कि पेटेंट कितने साल के लिए वैलिड है, 5 ईयर्स के लिए वैलिड है, या 10 ईयर्स के लिए वैलिड है, या 15 ईयर्स के लिए वैलिड है, या 20 ईयर्स के लिए वैलिड है। अगर हम पेटेंट की बात करी जाए तो पेटेंट कितने सालों के लिए वैलिड होता है, 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। 15 का आंसर हो गया डी। अब 16 की बात करते हैं। 16 क्या कह रहा है हमारा, अ डैश इज एन exclusive right granted by the government which provide the exclusive right to exclude all others and prevent them from making, using, offer for sale, selling or importing the invention। वो कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट एक राइट दे देती है बंदे को कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ तुमने ले ली है इसके लिए, तो आप इसे खुद यूज़ करेंगे, खुद वो करेंगे, कोई भी इस चीज़ को खरीद नहीं सकता, ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता, उस इन्वेंशन को बना नहीं सकता, उस इन्वेंशन को, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर देती है। तो क्या है वो चीज़ आपकी, ट्रेडमार्क ले लेते हैं तब ऐसा होता है, या डिज़ाइन लेने पे ऐसा होता है, या पेटेंट लेने पे ऐसा होता है, या नन ऑफ द अबव में ऐसा होता है। जब हम पेटेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसके इन्वेंटर बन जाते हैं, कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसे सेल के लिए ऑफर नहीं कर सकता, उसे इम्पोर्ट नहीं कर सकता। तो 16 का आंसर हो गया हमारा सी। अब बात करते हैं 17 की। अ डैश इंक्लूड शेप, पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर्स कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एन आर्टिकल। तो बताइए डैश में क्या फिल होना चाहिए, पेटेंट या डिज़ाइन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या नन ऑफ द अबव। जब जहाँ बात आ गई कि शेप, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर की, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड है। 17 का हो गया बी। अब बात कर लेते हैं 18th क्वेश्चन की। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करना कितने सालों के लिए हमारा वैलिड है, इज़ वैलिड फॉर डैश ईयर्स विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर कितने सालों के लिए ये और ज़्यादा आगे फर्दर हम इसे रिन्यू कर सकते हैं एक्सपायरेशन के बाद, बताइए। 2010 या फिर 10-5 या फिर 30-15 या फिर नन ऑफ द अबव। अगर बात करें तो ये वैलिड कितने सालों के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, और इसे फर्दर रिन्यू कर सकते हैं हम 5 सालों के लिए और। तो 18 का हो गया हमारा बी। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एसएसआईज कंट्रीब्यूट टू टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया अबाउट, जो एसएसआई है टोटल एक्सपोर्ट के लिए इंडिया के कितना कंट्रीब्यूट करती है, ए 95% करती है, या 40% करती है, या 45% करती है, या 50% करती है। अगर एसएसआई देखा जाए जो टोटल एक्सपोर्ट के लिए कंट्रीब्यूट करती है तो कितना करती है, 45% करती है। तो 19 का हो गया सी। अब 20th की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ डैश इज एनी वर्ड्स, ए नेम और सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन दैट लेट अस आइडेंटिफाई द गुड मेड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी चीज़ है जो हमें वर्ड देती है, नाम देती है, सिंबल देती है कि उस गुड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इंडिविजुअल पर्सन ने बनाया, या कंपनी ने, या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, को क्या बोला जाता है उसे, जो एक गुड को दूसरे गुड से अलग करती है, या एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग करती है। ट्रेडमार्क बोला जाता है, या पेटेंट बोला जाता है, या डिज़ाइन बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है। वो एक ट्रेडमार्क होता है, वो एक सिंबल देता है, वर्ड देता है, नेम देता है एक प्रोडक्ट को, जो कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा एक इंडिविजुअल ने बनाया, कंपनी ने बनाया, या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो 20th का आंसर हो गया ए। थैंक यू सो मच।